नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारे चैनल पे जो जुड़े स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि जो ग्रामीण विकास का जो हम लोग की सीरीज़ चल रही है उसका एमसीक्यू भी मैं करवाऊं करके। तो उससे रिलेटेड उस सब को देखते हुए मैंने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, बनाए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं एडीओ के, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आने की पूरी संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इसमें कलेक्ट किया है। ये 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इससे आपका 30 से 40 वो आपका फैक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे इसके माध्यम से, क्योंकि मैं जो है ऑप्शंस में ही बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अलग उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल सके और अदर फैक्ट्स भी आपको पता चल सके। आपको ये सॉल्व करने के बाद लगेगा कि आपने 30 से 40 क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जितने चैनल पे नए हैं अगर कोई लोग, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग की ग्रामीण विकास की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज की जो क्लासेस है वो सुबह हो रही है, 10 से 11 के बीच अपलोड होता है एक वीडियो, और एक वीडियो शाम को 5 से 7 बजे के बीच अपलोड होता है, जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो वाला। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे इस तरीके की एमसीक्यू सीरीज़ लानी है या नहीं लानी है, ये आप लोगों के लाइक, कमेंट और शेयर पे पता चलेगा मुझे कि कितने आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। अगर लाइक और कमेंट इतने रहेंगे कि रिक्वायरमेंट लगेगा मुझे, तभी आगे की सीरीज़ आएगी, नहीं फिर ये स्टॉप कर दूंगा और मैं थ्योरी पोर्शन की क्लासेस लेते रहूँगा। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि इस तरीके की एमसीक्यू सीरीज़ में और लाऊँ, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। ठीक है, तो जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का ये था कि टेलीग्राम का लिंक जो है एक्सपायर बता रहा है करके, तो मैंने नया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग वो लिंक जाके क्लिक करिए, वो जो है वो टेलीग्राम चैनल आप लोग अब ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, लेकिन PDF मैं 2 से 3 घंटे बाद डालूंगा, तुरंत नहीं डालूंगा। पहले आप लोग इसको देखो, और बहुत से और सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन, जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, हर क्वेश्चन आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको पॉज करना है। जितने लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं, पॉज करने के बाद आपको उसको लगाने का कोशिश करना है, मतलब साथ में चलिए कि ये टेस्ट है आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पॉज करना है, वहाँ पे आप लोग को टिक करना है, मतलब लगाना है, अपने हाथ से दिमाग में आंसर सोचना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और उसका आंसर देखना है, और मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि 20 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन बना। ठीक है, सबको कमेंट करना है, और वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट करना है, दोनों चीज़ का आप लोग को कमेंट करना है। तो आप इसको टेस्ट के रूप में लेके चलिए, वीडियो पॉज करना, आंसर अटेम्प्ट करना, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके उसका आंसर चेक करना, और उसके बाद बताना कि कितना क्वेश्चन आप लोग का बना। ठीक है, तो हम लोग आज की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है? ऑप्शन ए, 1 वर्ष में कम से कम 60 दिन मजदूरी कार्य। ऑप्शन बी, 1 वर्ष में कम से कम 75 दिन मजदूरी कार्य। ऑप्शन सी, 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है एडीओ के 2017 वाले पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि मातृत्व अवकाश पाने के लिए क्या होना चाहिए, 1 साल के अंतर्गत, है ना, पिछले 1 साल में 50 दिन का क्या होना चाहिए, 50 दिन, है ना, वो जो महिला है, ठीक है, मातृत्व अवकाश प्राप्त करने के लिए महिला को 50 दिन का काम किया होना चाहिए। मतलब मनरेगा में 50 दिन वो काम किए रहेगी तो क्या होगा, 1 माह का उसको, 1 माह का जो मातृत्व अवकाश है, मतलब 1 माह का जो पैसा है, ठीक है, मनरेगा का जो भत्ता है, जो मिलता है दैनिक मजदूरी, 1 माह की दैनिक मजदूरी उनको क्या मिलेगी, बिना काम किए मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। मतलब उसको क्या के मातृत्व अवकाश के रूप में मिलेगी। कितना माह का, 1 माह का। ये भी याद रखना, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। कितना दिन काम किया होना चाहिए, 50 दिन मजदूरी की होनी चाहिए, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन सी, 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य किए होनी चाहिए, तब फिर उनको क्या मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश कब मिलता है, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको मिल दिया जाता है मातृत्व अवकाश। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु खालिस्तान के मध्य होनी चाहिए। मतलब किस से कितने उम्र, मतलब इस योजना के लिए पात्र होने के लिए कितना आयु होना चाहिए। ए 20 से 50, ठीक है, बी 18 से 58, सी
19 से 59 और डी 18 से 59। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्र व्यक्ति है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 59 ईयर। ठीक है, 18 से 59 ईयर। ठीक, ये जो होता है इस वर्ष के उम्र का जो व्यक्ति है वो आम आदमी बीमा योजना के तहत पात्र हो सकता है। इसके अलावा मैं आप लोग को ये और बताना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 2009 से ये योजना क्या चालू की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसको भी याद रखिएगा, 1 फरवरी 2009 से ये योजना शुरू की गई थी। इसमें प्रीमियम राशि कितना है? प्रति वर्ष कितना है? 200 रुपये प्रीमियम राशि है, जिसमें से 100 रुपये केंद्र सरकार देती है और 100 रुपये क्या देती है? राज्य सरकार देती है। इसके अलावा इसकी पात्रता और क्या है? ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरी पात्रता क्या है? बीपीएल सर्वे में चिन्हांकित व्यक्ति होना चाहिए, मतलब बीपीएल उसके पास कार्ड होना चाहिए, बीपीएल वाला व्यक्ति होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन में ही आपको कितना याद हो गया? एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल शुरुआत कब ये हो गया था, ये हो गया, तीसरा रेशियो केंद्र और 200 रुपये प्रीमियम रहता है तीसरा सवाल, उसमें केंद्र का और राज्य का अंश कितना रहता है? चौथा 100 वो चौथा सवाल, और पांचवा सवाल क्या होना चाहिए? वो बीपीएल परिवार का होना चाहिए। ये भी इसकी पात्रता है। ठीक है, तो आम आदमी बीमा से योजना से संबंधित इतने फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका मतलब क्या है? NRLM, अभी पढ़ाया हूं मैं इसको। तो केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य का अनुपात अभी वर्तमान में कितना है? 60:40। ठीक है, जिसमें 60 जो है वो केंद्र का है, 40 जो है वो किसका है? राज्य का अंश है। लेकिन ये कब से है? 1 अप्रैल 2015 से है। इसके पहले, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से पहले केंद्र और राज्य का कितना था? 75, रेशियो कितना था? 25 था। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ये डेट भी याद रखना कब से 60:40 हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में केंद्रीय, देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित है। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। और छत्तीसगढ़ में कब से शुरुआत हुई थी? 1 अप्रैल 2013 से इसकी शुरुआत कब से हुई थी? कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद 2016 में इसका नाम बदलकर छत्तीसगढ़ में क्या रख दिया गया था? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसके तहत डे NRLM भी इसको बोला गया। ठीक है, डे NRLM, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो ये सब चीज़ों को आप लोग को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर हो जाएगा, किसका पूछा है ये? राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है पूछा है। तो राज्य का वित्तीय अंशदान कितना है? B40। ठीक है, वर्तमान में। और केंद्र का पूछता तो 60। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए किसके तहत निर्माण करवाया जाता है? शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान के तहत करवाया जाता है। और शौचालय के लिए कितनी राशि दी जाती है? 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ऑप्शन आ जाएगा A। ठीक है, जो इंदिरा आवास योजना चल रही थी, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से हुई थी। ठीक है, 1985 से इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2016 से इसी का नाम बदलकर क्या किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किया गया था। ठीक है, और इसमें कितनी राशि प्रमाणित की गई थी शौचालय के लिए? तो मैं बता दिया हूँ, 12,000 इसकी राशि प्रमाणित की गई थी। और इसमें केंद्र और राज्य, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ, केंद्र और राज्य का रेशियो कितना था? 60:40। ये जो था वो मैदानी क्षेत्र के लिए था। और अगर कहीं आप हिमालयी क्षेत्र, मतलब जम्मू कश्मीर, हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए देखें तो ये रेशियो कितना था? 90:10 का रेशियो था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप लोग याद रखिएगा इसके तहत। नेक्स्ट देखते हैं, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए है 50,000, B 75,000, C 1 लाख और D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्व सहायता समूहों को इसमें कितना दिया जाएगा? 75,000 रुपये दिया जाएगा। कौन ये लोगों को राशि कौन उपलब्ध कराता है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण किसके माध्यम से उपलब्ध कराता है? तो सामुदायिक निवेश
कोष के माध्यम से क्या करता है, स्व सहायता समूहों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से स्व सहायता समूह को राशि उपलब्ध कराता है। और ये कितना होना चाहिए, 50,000 से 75,000 के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों के बीच राशि उपलब्ध कराता है। क्यों उपलब्ध कराता है, देखिए स्व सहायता समूह जब बनता है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी होती हैं और महिलाएं अपना अपना कुछ कुछ हिस्सा देकर क्या करती हैं, इसमें एक सेविंग अकाउंट खोलती हैं और उसमें जमा कराती हैं, और उसमें जितना पैसा जमा होता है उसके हिसाब से फिर बैंक उसको क्या कहते हैं, ऋण उपलब्ध कराया जाता है सामुदायिक निवेश कोष से। और एक बैंक लिंकेज भी है, जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको, जब थ्योरी पोर्शन जाके देखेंगे तो वो सब चीज़ों में आप लोग का समझ आएगा। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, और कितना उपलब्ध कराता है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया था, मैं क्या बताया था, 9 अप्रैल 2014 से, ठीक है, इसका ये योजना आई थी नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 100 से 249 होना चाहिए कम से कम, है ना, जहां जनसंख्या क्या है 100 से 249 तक है। ठीक है, तो वहां पर उतने बसाहट वाले गांवों में, और अगर वो नक्सली जिला है तो वहां पर ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो सड़क है वो पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, कम से कम 250 लोग बसाहट वाले गांव। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो 500 दिया हुआ है, कम से कम 500 लोग बसाहट वाले गांव, सी जो है वो क्या था, मैदानी क्षेत्रों के लिए था। ठीक है, ये जो था किसके लिए था, मैदानी क्षेत्रों के लिए था। वो 2011 की जनगणना के आधार पर मैदानी क्षेत्रों के लिए 500 बसाहट वाले गांव, और पहाड़ी जिले और मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए क्या था, पहाड़ी जिले और मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए 250 से अगर ऊपर हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ मिलेगा। और अगर कहीं नक्सली जिला है तो फिर क्या होगा, 9 अप्रैल 2014 से 100 से 249 होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत केंद्र और राज्य के भाग का अनुपात है। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग NRLM पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में बताऊंगा। तो उसका अभी ये क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के पेपर में आ चुका है, सब क्वेश्चन आया हुआ पेपर, मतलब ईडीओ के पेपर में आया हुआ है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो उसका रेशियो है 75:25। ठीक है, इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आगे की क्लासेस में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या होती है। देखिए सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, एक तरीके से जांच होता है। ठीक है, तो जो भी जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं वो लोग में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, या फिर उसका ऑडिट एक तरीके से कह लीजिए, कितना पेमेंट हुआ, कितना बचा है, कितने रोजगार श्रमिकों को मतलब रोजगार दिया गया, 100 दिन का रोजगार कितने लोगों को दिया गया, इसी के लिए क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी किसकी रहती है, ग्राम सभा की रहती है। ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण होता है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा की रहती है। और कितने अवधि क्या रहती है, 6 माह में एक बार, अर्थात कितना, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में 2 बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 वर्ष 3 माह 6 माह, तो ऑप्शन आ जाएगा सी 6 माह। 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। मैं क्या बताया आप लोगों को अभी, ग्राम अंकेक्षक दल, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति, ग्राम सभा, तो और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्राम सभा। ये पूरा उत्तरदायित्व दिया गया सामाजिक अंकेक्षण का ग्राम सभा को। ठीक है, और कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। 2 फरवरी पहला चरण 2005। ठीक है, उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2007। ठीक है, और तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2008। ठीक है, तीनों चरणों को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक, तो इससे रिलेटेड 3 फैक्ट और याद करना है आप लोगों को। आगे देखते हैं, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 या 100 से 200। तो स्व सहायता समूह की सदस्यों की संख्या कितनी बताया था मैं, 10 से 20। ठीक है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। स्व सहायता समूह का निर्माण देखिए, और उसके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्व सहायता समूह को, कि महिलाएं जो रहती हैं वो समान आय वाली होनी चाहिए। ठीक है ना, समान आय वाली होनी चाहिए। समान आय वाली महिलाएं मिल के क्या करती हैं, कुछ कुछ पैसा जमा करके ग्रुप का निर्माण करती हैं, और इस ग्रुप को क्या कराती हैं, ग्राम पंचायत में रजिस्टर करवाती हैं, और उसमें एक बचत खाता उपलब्ध कराया जाता है। एक महिला के नाम पर क्या किया जाता है, बचत खाता रहेगा।
ठीक है, और बचत खाते में पैसा जमा कराएंगे और बचत खाते में पैसा जमा कराने के बाद इसी के माध्यम से क्या होगा, जिला विकास अभिकरण क्या करेगा, सामुदायिक निवेश कोष से उनको राशि उपलब्ध कराएगा ऋण के रूप में। ठीक है, तो ये होता है आपका आंसर, क्या आ जाएगा इसका 10 से 20, ऑप्शन ए। ठीक, ये भी पहले के पेपर में वीडियो में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने के कुछ मापदंड तय किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड गलत है। देखिए, जब भी ये गलत वाला क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पर टिक कर लेना ऐसे, ठीक, क्योंकि ये गलत को आदमी लोग स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और सही वाला लगा के आ जाते हैं। तो आपको वहाँ पर ऐसे मार्क करना है पेन से ऐसे, ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रहेगा, ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल सक्रिय हो। बी, स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए। सी, स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एक कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और डी, स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होने चाहिए। तो देखिए, स्व सहायता समूह के लिए क्या मापदंड है, देखिए ऑप्शन बी देखते हैं पहले। स्व सहायता समूह के पास बचत और क्रेडिट दस्तावेज का प्रमाण होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अभी अभी आपको बताया हूं कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी उसमें पैसा जमा करने के हिसाब से उनको मिलेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। देखिए, इसमें 3 पद होते हैं, सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। इन तीनों का चयन क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ 15 महिलाएं हैं, अपने बीच से क्या करती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो मेजॉरिटी को वोट करके क्या करती हैं, इन तीनों पद के लिए चुनाव होता है वहाँ। तो सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होनी चाहिए। अभी अभी बताया हूँ, समान हित की मतलब कि समान पृष्ठभूमि, एक महिला गरीब और एक महिला अमीर नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा, मतलब इसमें क्या पूछा है, इसमें गलत पूछा है, तो इसमें गलत क्या है, पहला ऑप्शन ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल तक सक्रिय हो। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सक्रिय कितने भी थे, तो स्व सहायता समूह को ऋण प्राप्त करने के लिए 3 साल से सक्रिय होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ये गलत है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। ठीक है, कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है जो कृषि मंडियों को जोड़ता है। ठीक, तो पहला भीम, ठीक, दूसरा भुवन, तीसरा इनाम और चौथा IRCTC। तो तीसरा नंबर का जो ये पोर्टल है इनाम, ऑप्शन सी, वो पोर्टल जो है वही क्या करता है, कृषि मंडियों को जोड़ता है। इनाम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। ई नाम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। देखिए, ई नाम के माध्यम से क्या होता है, सभी APMC जो मंडियां हैं भारत की उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, इसकी शुरुआत ई नाम से कब से की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब की थी, 1 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की थी और सभी कृषि मंडियों को इसके माध्यम से जोड़ दिया गया है ताकि जो हमारे किसान हैं एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिल सके अपने उत्पादों को बेचने का। उस पोर्टल पर रजिस्टर करके अपने उत्पादों को डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, आपको जब उस पोर्टल से कुछ खरीदी करना रहेगा किसी को, तो वो क्या करेगा, वो पोर्टल पे जाएगा, देखेगा कि जो सबसे कम कीमत की रहेगी और सबसे अच्छी क्वालिटी का रहेगा, उस पोर्टल पे जाके उसको खरीद सकता है। अब तक 1 करोड़ 66 लाख किसान, यहाँ पर करोड़ आएगा, ठीक है, तो 1 करोड़ 66 लाख किसान जो हैं उस पर मतलब रजिस्टर कर चुके हैं। 2017 तक केवल 17,000 किसान ने रजिस्टर किया था, लेकिन अभी तक उसमें बढ़ता जा रहा है और इससे किसान भाइयों को, हमारे किसानों को क्या होगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, राष्ट्रीय मार्केट मिलेगा, एक एक्सेस मिलेगा ताकि देश भर में वो अपने प्रोडक्ट को कहीं पर भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप लोग खरीद सकते हैं। इसके अलावा इन लोग के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, भीम क्या है, एक UPI ट्रांजेक्शन का है, भीम UPI। ठीक है, इसके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भीम UPI। ठीक, भुवन ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भुवन ऐप के माध्यम से इसरो ने लॉन्च किया है इसको। ठीक, अच्छे से बता देता हूँ। भुवन ऐप को लॉन्च किया है किसने, इसरो ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से 3D इमेज जो रहता है वो सैटेलाइट से 3D इमेज लेकर, देखिए जैसे कि गूगल है, गूगल अर्थ,
ठीक है। गूगल अर्थ के माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं, कहीं जाना रहता है तो उसका देखते हैं कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, लोकेशन ट्रैक होता है और कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे सब चीज़ दिख जाता है गूगल अर्थ के माध्यम से आपको, सैटेलाइट के माध्यम से। उसी तरीके का भारत में एक एप्लीकेशन बना है जिसका नाम क्या है, भुवन ऐप है, जिसके माध्यम से आपको 3D इमेज दिखेगा, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे निचला जमीन है, कितना लंबा जमीन है, वो सब चीज़ आपको उस सब मैप के माध्यम से, एक जियो सैटेलाइट एक तरीके का ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आपको पूरा मैप जो है वो गूगल अर्थ के समान प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और ई नाम के बारे में तो बता ही दिया। IRCTC के बारे में तो आपको पता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रैवल सर्विसेज। ठीक है, तो ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रेलवे के माध्यम से, इसके माध्यम से क्या होता है, कहीं कैटरिंग आपको बुक करना है, कुछ रूम वगैरह बुक करना है, वो हो जाता है आपका। रेलवे का ये प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से टिकट बुक कराते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक, इसमें इसी में आपका देखिए 4 से 5 फैक्ट मैंने कवर कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है। देखिए, क्रियाशील स्व सहायता समूह का मतलब क्या होगा कि वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो स्व सहायता समूह एक्टिव है, वो क्या क्या देख के किया जाता है। तो पहला बैठक पंजी, ये बैठक है, ठीक है, इसको सुधार लेना। बी स्व सहायता समूह का कैश रोकड़ पंजी। सी बैंक का पासबुक। या डी उपयुक्त सभी। तो तीनों चीज़ें देखी जाती है भाई। बैठक, आप वो कितने टाइम से बैठक ले रहे हैं कि नहीं, नियमित साप्ताहिक बैठक लेना जरूरी है। देखिए, पंचसूत्र मैंने बताया था, पंचसूत्र, उस पंचसूत्र का पालन करना है, तो उस पंचसूत्र का ही एक भाग है बैठक लेना है करके। दूसरा स्व सहायता समूह का कैशबुक रोकड़ पंडी, ये भी पंचसूत्र का भाग है। 5 सूत्र रहते हैं, 5 उद्देश्य रहते हैं जिनको उनको फॉलो करना जरूरी रहता है। और बैंक का पासबुक तो होना ही चाहिए, बैंक का खाता भी होना चाहिए। वो 5 सूत्र को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आपको इमेज जो है वो शो हो जाएगा यहाँ पर। और तो ये ऑप्शन आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इन सब चीज़ों का जब पालन करते हैं तब उनको स्व सहायता समूह के रूप में वो लोग पंजीकृत होते हैं और उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय अनुपात कितना था। 75:25, 60:40, 90:10 या 70:30। इसमें क्या पूछा है, दूसरे चरण के अंतर्गत वित्तीय अनुपात कितना था। तो केंद्र और राज्य का अनुपात दूसरे चरण के अंतर्गत कितना था, 75:25। ठीक है, और तीसरे चरण के अंतर्गत कितना था, तो 60:40। ठीक, तीसरे चरण के अंतर्गत 60:40। पहले चरण के अंतर्गत क्या था, 100% जो था सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड था। ठीक है, दूसरे में 75-25, तीसरे में 40-60। तो और दूसरे में देखिए, दूसरे में पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और अनुसूची 5 के क्षेत्र या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए कितना था, 90:10 था। और तीसरे में यही तरीके से पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कितना था, 90:10 था। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पूछा है, दूसरे चरण के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय अनुपात कितना था। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 75:25। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी, हमने क्या पढ़ा था, जुलाई 2019। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है, 2019 से लेके 2000 है ना, 19-20 से, ये कब तक चलेगा, 2019-20 से लेके 2024-25 तक चलेगा। ठीक है, ठीक है, 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव है। और केंद्र और राज्य का अनुपात तो मैंने अभी बताया आप लोग को, 40:60 है तीसरे चरण के दौरान। पहले चरण के दौरान कितना था, देखिए उद्देश्य देख लेते हैं। पहले चरण का उद्देश्य बारामासी सड़कों को जोड़ना, पूरा सबको बारामासी सड़क से जोड़ना। दूसरे चरण का उद्देश्य मौजूदा सड़कों पर फिर से सड़क बिछाना यानी रिनोवेशन करना। और तीसरे चरण का उद्देश्य क्या था, पहले से बनी सड़कों को ग्रामीण कृषि बाजारों से जोड़ना। तो ये तीनों का उद्देश्य था। यहीं पे आप लोग 3-4 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जुलाई 2019। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई थी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, ए अप्रैल 2013, बी 2016, सी 2005 या डी मई 1985। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों में कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। ए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सी कौशल उन्नयन विशेष योजना और डी रोशनी कार्यक्रम। तो नक्सल प्रभावित जिलों में ट्रेनिंग देने के लिए क्या चलाया जा रहा है, रोशनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं कुछ। दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण कौशल
इसके तहत क्या किया जा रहा है, 15 से 35 वर्ष के युवाओं को क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए और ग्रामीण होना चाहिए। इसके तहत स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ये पहले चल रही थी, तो इसके अंतर्गत ही क्या चल रहा था, कौशल उन्नयन विशेष योजना चल रही थी, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता था। अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर जब क्या किया गया, NRLM किया गया, तब फिर इस कौशल उन्नयन विशेष योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो अभी वर्तमान में ट्रेनिंग देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चल रही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सवेरा बाजार, ग्रामीण बाजार, शहरी बाजार या बिहान बाजार। तो आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगी, उसको बेचने के लिए किसका निर्माण किया गया है, बिहान बाजार। ठीक है, बिहान बाजार के माध्यम से, उस बाजार के माध्यम से वे अपना प्रोडक्ट को बेच सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे राज्य में मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, मनरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है 150 दिनों का रोजगार, 100 को बढ़ाकर 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा ये जो 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, उसका जो भुगतान है वो कंप्लीटली क्या करेगी, छत्तीसगढ़ सरकार अपने वित्त से वहन कर रही है। ठीक है, ये भी याद रखना, 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी दर किस राज्य में है। गजट मैंने कल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, वो 28 मार्च को वो गजट आया था। ठीक है, 28 मार्च अभी 2022 में वो गजट जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। अब उस गजट में बताया गया है कि हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा मजदूरी दर कहाँ है, हरियाणा में है, और सबसे कम मजदूरी दर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। आप वो गजट जाके देखिएगा, उसको कितना कितना है उसको नोट कर लेना। मैं आपको पिन कमेंट में भी इसको बताया था, और किस में बताया था, टेलीग्राम चैनल पे भी जो आपको नोट करने वाला पॉइंट है उसको पूरा क्लियर कट बताया था। सबसे ज़्यादा मजदूरी दर कहाँ है, हरियाणा में है, और सबसे कम मजदूरी दर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों मिला के है। तो मैंने पहले इसको केरल और बिहार बताया था, वो जो है पुराना आंकड़ा के हिसाब से था, और 28 मार्च 2022 को अपडेट हुआ उसके हिसाब से। ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा। ठीक, सबसे ज़्यादा मजदूरी दर पूछा है हरियाणा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको कम 30 से 40 फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी हो गई होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल थे और कुछ क्वेश्चन मेरे बनाए हुए भी थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तभी आगे भी मैं मोटिवेट हो पाऊंगा कि और ऐसे वीडियो आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका जो PDF है वो 2-3 घंटे में किसमें, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जो ज्वाइन नहीं की हो जाके ज्वाइन कर लो, और उसके बाद उसको आप लोग PDF फॉर्म में भी रख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा प्रयास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।